हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट टॉपिक को। स्मार्ट टॉपिक क्या कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समास शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। समास शब्द है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, गंगा और यमुना, तो इसको सीधा ही लिख देना, ये गंगा यमुना। तो इस तरह शॉर्ट में चीज़ लिखना वो ही क्या होता है, समास होता है। फिर हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है समास की। दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति योजकों अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी कि अगर कोई दो शब्द है, उनके मध्य कोई विभक्ति आ रही है, कोई योजक आ रहा है, कोई अव्यय शब्द आ रहे हैं, इन सब को हटाकर और उन शब्दों को क्या लिख देना, पास लिख देना। जैसे कि गंगा और यमुना शब्द है, यहाँ पे क्या कि योर और आया है, इसको हटाकर गंगा यमुना लिख देना। इसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद या सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पर बीती, इसका क्या बनेगा, आप बीती, इस प्रकार। फिर नेक्स्ट है कि हवन के लिए सामग्री, यहाँ पे क्या है कि के लिए शब्द हटाकर हवन सामग्री सीधा लिख देना ही क्या है, समास कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में लिख देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि समास में क्या होते हैं, शब्द गायब होते हैं। क्या होते हैं, शब्द गायब। जैसे कि हवन सामग्री है, सीधा लिख लिया। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, हवन के लिए सामग्री। क्या करेंगे, हवन के लिए सामग्री। फिर नेक्स्ट है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। समास के प्रकार 6। अगर मूल रूप से पूछे तो समास के प्रकार 4 है। अगर ऑप्शन में 6 न देकर 4 भी दिया हो तो भी क्या है कि 4 ऑप्शन राइट होगा। अगर मान लो कि ऑप्शन है उसमें 4 दिया गया है और 6 नहीं दिया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन भी क्या है कि राइट कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि तत्पुरुष समास है, इसके ही पार्ट्स होते हैं क्रमधारय और द्विगु। वैसे देखें तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। क्रमधारय और द्विगु एक इसके पार्ट्स हैं तत्पुरुष समास के। हालांकि ऐसा शायद ही ऑप्शन में आए क्वेश्चंस में, ज़्यादातर तो क्या है कि 6 ऑप्शन ही क्या है राइट माना जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक समास को। सबसे पहले हम देखेंगे कि अविभाव समास किसे कहते हैं। सीधा सा अगर हम याद करें कि अगर किसी शब्दों के प्रारंभ में आपको उपसर्ग, अव्यय, ये चीज़ें मिले तो वो कौन सा समास होगा, अविभाव समास होता है। जैसे कि जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान, यानी कि कौन सा पद, प्रथम पद प्रधान, अव्यय तथा उपसर्ग हो। मैंने क्या कहा कि अविभाव समास में शब्द प्रारंभ होते हैं उपसर्ग से, अव्यय, और प्रथम पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, और बाद वाला शब्द क्या होता है, संज्ञा। बाद वाला शब्द क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। तो वो कौन सा समास कहलाएगा, अविभाव समास कहलाएगा। जैसे कि प्रथम पद, अव्यय, उपसर्ग और प्रधान होगा, बाद वाला शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा। अगर आप यही चीज़ें लिख के याद रख लोगे ना, तो भी आपका क्या है कि अविभाव समास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सीधा ही आपको याद रखना है कि प्रथम पद, अव्यय, उपसर्ग और प्रधान, और बाद वाला शब्द क्या होगा, संज्ञा शब्द है। क्योंकि डेफिनेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हमेशा याद रहती है। कुछ एग्जाम्पल हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द दिया गया है कि आजीवन, जीवन भर। यहाँ पे क्या है, आ उपसर्ग। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक शब्द है, तो यहाँ पे क्या है, पर। यहाँ पे शब्द दिया गया है यथाशक्ति, यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, यथा। यहाँ पे क्या है, वाह कायदा, तो ये वाह निकल गया। यानी कि इनका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार होगा, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक। फिर नेक्स्ट है कि यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, वा कायदा, कायदे के अनुसार। इस प्रकार से क्या है कि हमें संधि विच्छेद बोलशोरी समास विग्रह करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी संज्ञा व अव्यय पद का दोहराव हो, यानी कि पुनरावृत्ति हो, तो उस वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पे होगा अविभाव समास। जैसे कि दिन दिन, हर दिन, या इसको हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट है कि रातों रात, रात ही रात है। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये क्या रहेगी, इसमें क्या है कि पदों की प्रधानता के आधार पर हम देखें
तो यहाँ पे क्या है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। और दोनों पदों के मध्य क्या लगी पाएगी? आपको कारक विभक्ति मिलेगी। आपको दोनों पदों के मध्य क्या मिलेगी? कारक विभक्ति मिलेगी। इसमें क्या है कि कर्ता और संबोधन विभक्ति को छोड़कर और अन्य क्या है कि सभी विभक्तियां आपको देखने को मिलेगी। कर्ता और संबोधन विभक्ति है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट है कि हम डेफिनेशन देखते हैं तत्पुरुष समास की, यानी कि जिस समस्त पद में उत्तर पद किसे कहते हैं हम? द्वितीय पद होता है, दूसरा पद होता है, उसको क्या कहते हैं हम? उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के मध्य क्या मिले आपको? कारक विभक्ति का लोप हो, तो वहां भी कौन सा समास होगा? वहां पे होगा आपका तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शरण को आगत। क्या है? शरणागत। को विभक्ति क्या है? यहाँ पे लोप होगा। को विभक्ति का क्या होगा? लोप होगा। शब्द क्या मिलेगा आपको? शरणागत। तो शरणागत मिला है तो इसका क्या होगा? शरण को आगत। कौन सा समास, कौन सी विभक्ति है? कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। और को विभक्ति का क्या है? यहाँ पे लोप हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोग से ग्रस्त। रोगग्रस्त। हाथ से लिखित, हस्तलिखित। इसमें क्या है कि से या की द्वारा, और कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कर्ण तत्पुरुष, यानी कि कर्ण। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, इन विभक्ति का लोप हो तो कौन सा होगा हमारा? कर्ण तत्पुरुष। फिर नेक्स्ट है कि हवन के लिए सामग्री। तो क्या कौन सा आएगा? हवन सिद्धा सामग्री। ये क्या है कि समास विग्रह होगा। और इसके हम पहचान कौन सी वाली विभक्ति का लोप हुआ है? तो यहाँ पे है संप्रदान तत्पुरुष। पहचान करेंगे कि के लिए कौन सी मानव की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? संप्रदान के लिए, यानी कि कौन सा कारक है वो, कौन सा समास है? यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है कि गुण से हीन। गुणहीन यहाँ पे पहचान करेंगे तो हाँ यहाँ पे क्या है? यानी कि से अलग। क्या है कि से अलग होने में। और कौन सा कारक है? अपादान कारक। कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे? अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग और अपादान तत्पुरुष समास है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि गंगा जल। गंगा का जल, यहाँ पे क्या है कि का विभक्ति का लोप हुआ है। और कौन सा समास है यहाँ पे? संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि का का के की रा रे री ना ने नी, एक कौन से मालूम कारक विभक्ति है? तो वो है संबंध कारक की विभक्ति। वन में बास वनवास, अपने पर बीती आप बीती। तो इसमें किस कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे हुआ है अधिकरण कारक विभक्ति का प्रयोग। पहचान के तौर पर देखें तो अधिकरण कारक विभक्ति कौन सी होती है? में पर। तो समास कौन सा यहाँ पे? अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट समास है हमारा कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान हम किस प्रकार करेंगे कि जिस समास में दोनों पद क्या हो? समान रूप से प्रधान हो। क्या हो? दोनों ही पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान, दोनों ही क्या अपनी अपनी प्रधानता होती है। फिर ये नेक्स्ट है कि इसमें क्या कि उभय पद प्रधान। उभय पद किसे कहते हैं? दोनों ही पदों को क्या कहते हैं? हम उभय पद कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि समास बनाते समय तथा या और समुच्चय बोधक शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि शब्द क्या है? एक दूसरे के विलोम या फिर विलोम जैसे हो, और वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। यानी कि या तो शब्द मिलेंगे आपको एक दूसरे के विलोम या फिर क्या कि विलोम जैसे मिले, तो वो कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें माता पिता, यहाँ पे क्या कि ये ऐसे डैश भी आपको क्या देखने को मिलेगा। और बनेगा समास फिर क्या बनेगा? माता और पिता। फिर है कि दाल रोटी, दाल और रोटी। नेक्स्ट है कि इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या मिलता है आपको? पहचान देखने को विलोम और विलोम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे कि माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, जल बना, जल और विलोम, आकाश और पाताल। इस प्रकार की अगर आपको शब्द और डैश वाला आपको देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा इतरेतर द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें क्या है कि विलोम या विलोम जैसे शब्द मिलते हैं। और विकल्प द्वंद्व समास कौन सा होता है? इसमें क्या है कि सदैव विलोम शब्द मिलेंगे या फिर बीच में क्या मिलेगा आपको? या मिलेगा। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या मिलेगा? और या फिर विलोम जैसे मिलेंगे। और विकल्प द्वंद्व समास में क्या मिलेगा आपको? सदैव विलोम मिलेंगे या फिर बीच में क्या मिलेगा आपको? या मिलेगा। जैसे कि माता या पिता, भला बुरा या भला या बुरा, इस प्रकार से। यानी कि भला है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बुरा।
अस, और इसका विलोम शब्द क्या होगा अपयस, या फिर बीच में मिलेगा अस या अपयस। अगर ये आपको देखने को मिले पूछे भी इनमें कौन सा समास है, तो वो होगा हमारा विकल्प द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास है, इसके अंत में क्या मिलेगा आपको, आदि इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेगा। और सदैव वचन कौन सा रहेगा, बहुवचन रहेगा। और शब्द आपको या तो सार्थक या निरर्थक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कपड़ा लता आदि, चाय वाय आदि। इस प्रकार के अगर आप शब्द देखने को मिले तो वो कौन सा समास होगा, आपका समाहार द्वंद्व समास होगा। समास में क्या कि अधिकतर या तो आपको पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड मानो कि एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, या फिर क्या कि देवी देवताओं से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। कुछ हम पहचान के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि समस्त पद, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो तथा कोई बाहर पद की क्या हो, प्रधानता हो, यानी कि किसी बाहरी पद की प्रधानता हो। और दोनों पद यानी कि उभय पद, उभय पद किसे कहते हैं हम, दोनों पदों को, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही क्या हो, अप्रधान हो, यानी कि उन दोनों की कोई प्रधानता ही ना हो, किसी तीसरे की हो, तो वो कौन सा समास होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा। शब्द समूह के लिए क्या कि एक शब्द, जैसे कि हम प्रधानमंत्री हो गया, सांकेतिक अर्थ हो गया, योग रूढ़ शब्द इसी में आते हैं। और इसमें अधिकतर क्या है कि देवी देवताओं के नाम हुए, पर्यायवाची हुए, इनसे रिलेटेड क्या आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अनंग, अंग रहित है जो, अंग रहित कौन है, कामदेव। लंबोदर, लंबा है, लंबे उदर वाला, किसका है यहाँ पे, गणेश जी है। तो किससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, मानो कि देवी देवताओं से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि इस मानो कि समास को हर कोई मानो कि कैंडिडेट से वो पहचान सकता है। तो इसमें एग्जामिनर है वो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों की या तो अप्रधानता हो या उभय पदों की प्रधानता हो। क्रमधारय समास, क्रमधारय समास है, इसकी क्या पहचान है कि जिस समस्त पद में विशेषण या विशेष्य तथा उपमान व उपमेय का योग हो, तो वो कौन सा समास होगा, क्रमधारय समास होगा। यानी कि असंख्यवाची विशेषण आपको देखने को मिले, पूर्व पद या प्रथम पद की क्या हो, यहाँ पे प्रधानता हो, यानी कि प्रथम पद की प्रधानता, और असंख्यवाची विशेषण आपको देखने मिले जहाँ पे विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का योग हो, तो वो कौन सा समास होगा, हमारा क्रमधारय। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या है भी, नीली गाय, नीली गाय, नीली गाय है, तो यहाँ पे नीली क्या चीज़ है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य है। क्योंकि गाय कैसी है, नीली है, तो यहाँ पे क्या है कि विशेषण और विशेष्य यानी कि उपमान और उपमेय का योग हो, तो वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ पे होगा क्रमधारय समास। और इसमें क्या है कि प्रथम पद प्रधान होता है और असंख्यवाची विशेषण आपको क्या कि देखने को मिले। क्रमधारय समास है, उसको याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, यानी कि इसमें क्या है कि एक पद विशेषण है और एक पद क्या होता है, संज्ञा होता है। और विशेषण पद है वो क्या आएगा, पहले आएगा, और संज्ञा पद बाद में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नीली गाय, गाय कैसी है, नीली है, यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है, नीली, और गाय क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार से क्या कि आपको चीज़ें याद रखनी है। नीली है जो गाय, इसका समास वगैरह क्या होगा, नीली है जो गाय। आपको कैसा या कैसी लगाते ही सार्थक जवाब मिल जाए, तो वो कौन सा समास होगा, हमारा क्रमधारय समास होगा। यानी कि नेक्स्ट है कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा, क्रमधारय समास होगा। नेक्स्ट है कि प्रगति रथ, यानी कि प्रगति रूपी रथ, ये क्या है, प्रगति रूपी रथ, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग है, उसको किसकी तरह प्रयुक्त किया गया है, विशेषण की तरह। यहाँ पे प्रग क्या है, उपसर्ग है। फिर नेक्स्ट है कि यदि विशेषण पदों की क्या हो, आवर्ती, यानी कि बार बार आना, पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, मतलब कि क्रमधारय समास होगा। जैसे कि लाल लाल, हरा कच्चा, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, क्रमधारय समास होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रकार है कि द्विगु समास। द्विगु समास है, इसका क्या अर्थ है कि दो गायों का समूह है। डेफिनेशन देखें हम, तो इस समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची, यानी कि प्रथम पद होगा वो क्या है कि आपको संख्या देखने को मिलेगी, और बाद वाला शब्द क्या होगा, संज्ञा, और समस्त पद समूह का क्या कराता हो, बोध हो, तो वो कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि चतुर्वेद, चतुर यानी कि चार, वेद, चार वेद, चार वेदों का समूह किसका हमें बोध करा रहा है, समूह का बोध करवा रहा है।
और यहाँ पे क्या है कि चतुर्थ संख्यावाची भी है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि चौमासा, चौ माने 4, मासा माने मासों का समूह है, 4 मासों के समूह वाला कौन सा होगा, चौमासा। तो इस प्रकार शब्द आपको देखने को मिले तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से किस प्रकार पुटअप करते हैं, इसमें होगा कि प्रथम पद संख्यावाची हो और बाद वाला शब्द संख्या हो और समस्त पद का समूह का बोध कराता हुआ कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास। इस प्रकार से यहाँ पे क्या कि एग्जामिनर डेफिनेशन में क्या कि उलझा देता है। फिर नेक्स्ट है कि इसकी क्या पहचान करेंगे, इसका क्या होता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है, द्वितीय पद प्रधान। आपसे ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा समास है जहाँ पे क्या कि द्वितीय पद प्रधान हो, तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ ये तो क्या है संख्यावाची, लेकिन वेद क्या यहाँ पे प्रधान है। पहला पद क्या होता है संख्यावाची और विग्रह में समूह का या समाहार शब्द का अंत में प्रयोग यही जाता है द्वंद्व समास में। 1 से 9 व पूर्णांक संख्यावाची जैसे कि 10 से 20 से 30 से 40 50 60 इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्या होती है वो किसके उदाहरण में आती है, द्वंद्व समास की होती है। जैसे कि 15 25 45 ये किस में आएगी, ये द्वंद्व समास में आएगी। और 10 से 20 से 30 से 50 यानी कि सम संख्याएं हो वो अधिकतर 1 से 9 तक है, तो वो कौन सी किस में आती है, वो हमेशा आती है द्वंद्व समास में। जैसे कि 55 5 और 50 45 5 और 40 ये किस में आती है, द्वंद्व समास में। समास को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। अगर इनका सार आपको याद है तो भी आप क्या कि आसानी से कोई भी समास का क्वेश्चन कर लेना, गलत कभी नहीं होगा। जैसे कि अभिभाव समास से इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या होता है प्रथम पद प्रधान, अव्यय उपसर्ग और बाद वाला शब्द क्या हो, संज्ञा हो, या फिर संज्ञा शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति। तो कौन सा समास होगा, वहाँ भी अभिभाव समास होगा। फिर नेक्स्ट है कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान और दोनों पदों के मध्य क्या होती है, कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी विभक्ति इसमें आएगी, ए और अन और लुप्त पद। अगर विकल्प में ये सब ना हो तो अलु का समास माना जाएगा। क्या ना हो, ए अन और लुप्त पद। अगर ये नहीं है तो वो वहाँ पे कौन सा समास माना जाएगा, अलु का समास माना जाएगा। फिर ये नेक्स्ट है हमारा कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि द्वितीय पद प्रधान, प्रथम पद संख्यावाची और प्लस में क्या हो, संज्ञा हो, तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। फिर नेक्स्ट है कि बहुव्रीहि समास। दोनों पद क्या हो, ए प्रधान, पर्यायवाची शब्द, सह उपसर्ग और देवी देवताओं के नाम आपको देखने को मिले तो वो कौन सा समास होगा हमारा, बहुव्रीहि समास होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अंतिम क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या है कि पूर्व पद प्रधान यानी कि प्रथम पद प्रधान, असंख्यावाची, विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उपसर्ग को भी क्या हम विशेषण बना सकते हैं, जिसमें क्या कि उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य ये शब्द आपको देखने को मिले। अगर मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है उसमें कैसा या कैसे लगा कर देखे और उसका सार्थक जवाब हमें मिल जाए तो वो कौन सा समास होगा हमारा, क्रमधारय समास होगा। अंतिम और लास्ट प्रकार है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ट्रिक है कि योजक चिन्ह, विलोम शब्द या विलोम जैसे शब्द आपको क्या कि देखने को मिलेंगे और वो समास कौन सा होगा, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब